दोस्तों एक लड़का अपनी दोस्त की शादी में फॉर्च्यूनर लेके बारात जाता है और जाते ही वो वहां पर छा जाता है। हर तरफ उसी के जलवे होते हैं क्योंकि वो वहां पर पहुंचते ही नाव को 10,000 दे देता है, पंडित जी को 10,000 दे देता है, जयमाल स्टेज पर जो है वो वहां पर भी पैसे लुटा देता है। जो ऑर्केस्ट्रा वाले थी उन पर भी वो रुपयों की बरसात कर देता है। जो दूल्हे की सालियां थी उनको तो वो माला माल कर देता है। अब दोस्तों यही सब देखकर वहां के लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। लड़कियां उसको चाहने लगती हैं। वहीं पर दोस्तों कुछ गांव के भी लड़के थे जिनकी नजर में वो लड़का खटकने लगता है, चुभने लगता है, क्योंकि जो महफिल वो लोग लूटना चाहते थे दोस्तों वो महफिल दूल्हे का दोस्त लूट लेता है और इसीलिए वो लोग उससे मारपीट कर लेते हैं। उस पर जो है एक महिला के इज्जत को बर्बाद करने का इल्जाम तक लगा देते हैं। अब दोस्तों फॉर्च्यूनर लेकर गया था वो लड़का वहां पर भौकाल जमाने के लिए, लेकिन दोस्तों उसकी इज्जत की वहां के लोग धज्जियां उड़ा देते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की। एक लड़का जिसका नाम ब्रिजेश होता है, उसकी शादी कन्नौज के ही एक लड़की से तय होती है। उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम विजय होता है। अब दोस्तों उसने एक नई नई फॉर्च्यूनर कार खरीदी तो वो अपनी कार लेकर ब्रिजेश के घर पर आता है कि दोस्त की शादी है में है तो मैं अपनी कार लेकर जाऊंगा। लेकिन दोस्तों जब वो आता है तो सारे लोग जब जो औरतें थी वो बारात को विदा करती, औरतें नाच गाना कर रही थी। जैसे देवी देवताओं के स्थान का पूजा पाठ होता है तो वहीं पर वो लोग घूम टहरे थे। तो दोस्तों ये धीरे से एक 10,000 की गड्डी निकालता है, 100-100 की नोट की, और वहां पर वो उड़ा देता है। अब दोस्तों जब लोग देखते हैं कि 100-100 के नोट उड़ रहे हैं तो लोगों के बीच में हुड़दंग मच जाती है उन पैसों को लूटने के लिए और पूरी तरीके से अफरा तफरी मच जाती है। धक्का मुक्की में न जाने कितने लोगों को चोट तक आती है। कुछ लुटेरी जो महिलाएं थी, लुटेरी महिलाएं मतलब कि जो महिला उसमें पैसे लूटने वाले थी, जो उसमें नाच गा रही थी, वो लोग भी कब पैसे लूटने लगते हैं, उनके कपड़े तक गंदे हो जाते हैं और दोस्तों 10-15 मिनट तक सारा प्रोग्राम जो है वो ठप हो जाता है। तभी ब्रिजेश उससे कहता है कि यार ये कौन सा तरीका है, लोग 10-20 रुपए उड़ाते हैं, तू पूरे 10,000 रुपए की गड्डी तूने उड़ा दिया। और इस तरीके से देख कितनी धक्का मुक्की हो गई और इसी में फूफा जी की भी चोट लग गई क्योंकि वो पैसे लूटने के चक्कर में पड़ते हैं, लोगों ने उन्हें कुचल दिए। तो विजय बोलता है कि दोस्त यार फूफा जी को पैसे लूटने की क्या जरूरत है, मैं तो बच्चों और महिलाओं के लिए पैसे लुटा रहा था। तो ब्रिजेश कहता है कि यार तू अगर इस तरीके से लुटाएगा पैसे तो फूफा क्या मैं भी गाड़ी से उतर कर लूटने लगूंगा, भला ऐसे कौन पैसे लुटाता है। तो बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, आगे से ऐसा ध्यान रखूंगा। लेकिन दोस्तों बारात निकलते निकलते वो और 10-20 हजार रुपए लुटा देता है और उसके बाद जब वो बारात में पहुंचता है, वहां पर वो लड़की के घर पर पहुंचता है तो दोस्तों द्वार पूजा होता है और उसके बाद जब पंडित जी बोलते हैं कि दक्षिणा हमारा दीजिए तो दोस्तों दक्षिणा के नाम पर वो फिर एक गड्डी निकालता है 10,000 रुपए की और वो ही वो पंडित जी को दे देता है। पंडित जी जैसे उसे हाथ में लगते हैं तो उसे मुंह देखने लगते हैं। इसके अलावा जितने भी वहां द्वार पूजा में लड़की वाले लोग थे वो सारे लोग और ये लोग भी उसका मुंह देखने लगते हैं। पंडित जी कहते हैं कि बेटा ये क्या है, तो पंडित जी से कहता है कि बेटा पंडित जी ये रखिए बस आपकी दक्षिणा है। अब दोस्तों जो नाव और ठाकुर वहां पर थे वो लोग भी कहने लगे कि मुझे भी कुछ दक्षिणा चाहिए। तो उसने पूछा कि कितना चाहिए आपको, तो वो बोला कि होता तो पंडित जी के बराबर है लेकिन आप जो इच्छा है वो दीजिए। फिर वो दोस्तों उन्हें भी एक गड्डी देता है और कहता है कि जब बराबर है तो बराबर ही लीजिए। अब जो सारे लोग थे उस बेचारे नाव और ठाकुर के ऊपर सारे लोग वहां मौजूद जो है वहां आपत्ति जताने लगते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि इसको तो 100 रुपए का ही काम है, इसका कैसे ऐसे हो सकता है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर पंडित जी के ही बराबर इनके होता है तो जो दे दिया सो दे दिया, उससे आप लोगों को क्या दिक्कत है, मैंने पैसे दिए हैं। अब दोस्तों वहां से सारे लोग द्वार पूजा का रस्म खत्म करते हैं और उसके बाद अब जयमाल स्टेज की तरफ जाया जाता है। लेकिन अब हर किसी की नजर जो है वो विजय के ऊपर रहती है क्योंकि वो लग भी वैसे ही रहा था। अब दोस्तों जब जयमाल की बारी आती है तो स्टेज पर एक कुर्सी लगाकर विजय बैठ जाता है। अब सारे फालतू लोगों को स्टेज पर से हटाया जाता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की आप भी चलो भाई यहाँ से। वो वहीं पर कुर्सी लगाकर बैठ जाता है। अब जयमाल का रस्म हुआ, उसके बाद लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। तो जो कुछ लड़कियां थी जो दुल्हन की तरफ से थी तो वो जो है वो थाली में फूल लेकर जो भी जाते थे उनके ऊपर ऐसे ही फूल बरसाया करती थी। तो वो वहां पर बैठा था विजय, तो उसके ऊपर भी बरसा देती थी और बदले में दोस्तों उसने कहा कि यार इतना मेहनत तुम लोग कर रही हो तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। दोस्तों वो उनके ऊपर फिर रुपए लुटा देता है।
अब जब रुपए लूटता हुआ देखती है तो और भी लड़कियां वहां पर आ जाती है और उसके ऊपर फूल लुटाती है और वो उनके ऊपर पैसे लुटाता है। दोस्तों इस तरीके से लोग मजा भी ले रहे थे, लोगों को ये सब देखने में मजा भी आ रहा था। लेकिन दोस्तों बस वही बात है कि 2-3 लड़के वहां पर थे जिनका माहौल इस वजह से खराब हो रहा था, जो खुद हवाबाजी करने आए थे। लेकिन अब उनका चारा नहीं चल रहा था। अब दोस्तों जो विजय था वो उन लोगों को विलेन की तरह लग रहा था। वो कहते हैं कि यार इस तरीके से ये तो बहुत बदतमीजी कर रहा है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वो रुपए लुटाया जा रहा था और लुटाया ही जा रहा था। और इधर जो है फिर एक आशीर्वाद देने वालों में से एक महिला आती है तो उसको लेकर बवाल हो जाता है। सारी महिलाएं कहती है कि अरे ये कहाँ से आ गई, इनको यहाँ से हटाओ और इनकी यहाँ पर क्या जरूरत है। तो वहां पर कुछ टाइम के लिए प्रोग्राम रुक जाता है। फिर विजय जाता है वहां पर, पूछता है, कहता है क्या भाई क्या बात है। तो ब्रिजेश कहता है कि था देख भाई क्या बात है। तो वो कहता है कि हाँ क्या हुआ बात बताइए। तब उसे सारा बात पता चलता है कि एक विधवा जो है वो स्टेज पर आ गई है, आशीर्वाद देना चाहती है, लेकिन उसके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, लोग उसे हटा रहे हैं। तो वो सारी बात समझता है। दरअसल वो जो महिला होती है वो उसी दुल्हन की भाभी होती है। अब चूंकि 1 साल पहले उसके पति की मौत हो जाती है तो इसीलिए वो विधवा थी, लेकिन वो उसी घर में रहा करती थी और इसीलिए वो आशीर्वाद देने के लिए आई थी और इसी शादी के लिए वो रुकी भी थी। और इस शादी के बाद वो अपने मायके जाने वाली थी। लेकिन जब वो आशीर्वाद देने आती है तो लोग उस पर आपत्ति जताते हैं। विजय कहता है कि भला ये कौन सी बात है, अगर ये आशीर्वाद देना चाहती है तो इनको आशीर्वाद देने दीजिए। और वैसे भी ये तो लड़की की भाभी है, इनका तो फर्ज बनता है ये सब करने का। अब वो सबको वहां से हटाता है और कैमरामैन को कहता है कि भाई जरा ढंग से फोटो खींचना है, सबसे सुंदर मेरे ख्याल से इन्हीं की फोटो आएगी। अब वो माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है और जब देखता है कि वो अकेली खड़ी है, उनके साथ कोई नहीं खड़ा था, उनके घर के कोई महिला भी नहीं थी, तो दोस्तों वो उन लेडीज के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों उस लेडीज का नाम मंजू होता है। वो उसके बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और कैमरामैन से कहता है कि हाँ भाई फोटो खींचो और जरा ढंग से खींचना है। दोस्तों उसके बाद जो है मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि शायद उसे उस वक्त अपने पति की याद आ जाती है। और इसके बाद वो फिर वहां से अपना काम करके चली जाती है। फिर वो आकर उसी जगह पर ब्रिजेश जो है वो बैठ जाता है और फिर जैसे प्रोग्राम चल रहा था वैसे चलने लगता है। तभी जो तीनों लड़के थे जिनके नजर में विजय चुभ रहा था वो स्टेज पर चले जाते हैं और उसके बाद विजय से वो बहस करने लगते हैं, झड़प करने लगते हैं। कहते हैं कि तू लौंडियाबाजी कर रहा है और तू यहाँ जो कोई नवाब लगा है क्या कि तू स्टेज पर कुर्सी लगाकर बैठा है और तो कोई यहाँ नहीं बैठा है। अब दोस्तों उनको समझ नहीं आता है कि ये लोग क्यों ऐसा करे और क्या कह रहे हैं। तभी जो ब्रजेश था वो अपने सामने ही उसके ससुर खड़े थे और उसका एक साला भी खड़ा था जो कि उसी लड़की के बराबर की उम्र का खड़ा था। वो उसी को बुलाता है और कहता है कि देखो वो लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे दोस्त के साथ बदतमीजी करे, जाइए माहौल देखिए। अब दोस्तों वो लोग आते हैं और कुछ और लोग भी आ जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ, क्या समस्या है। तो ये लड़के कहते हैं कि देखिए ये लौंडियाबाजी कर रहा है और रुपए दिखा रहा है, हमारी बेइज्जती कर रहा है। अब गांव वाले जो थे, जो उनके घर के लोग थे, वो इन लड़कों को जानते थे, इनके रिश्तेदार में ही थे, कहीं रिश्तेदार के ही बच्चे थे। तो वो विजय से कहते हैं कि देखो ऐसे तो इनकी कोई इज्जत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर इनकी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि हम तो इन्हें बहुत ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर इनकी बेइज्जती हो रही है तो बेटा अब अगर आप एक काम करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे तो अच्छा है कि आप उतर जाइए, नहीं तो जयमाल का ही प्रोग्राम चलता रह जाएगा। चलो खाना पीना करते हैं और इसके बाद शादी भी करनी है। अब दोस्तों वहां से जो लोग हैं वहां से वो नीचे उतर जाते हैं और बाद में जयमाल का प्रोग्राम पूरा होता है। अब इसके बाद जो ब्रजेश था वो वापस बारात में चला जाता है, विजय भी चला जाता है और सारे बाराती भी चले जाते हैं। और फिर 1 घंटे के बाद शादी होनी थी, लेकिन वहां पर एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था, 4-5 लड़कियां डांस कर रही थी। तो जैसे वो देखती है कि दूल्हा आ गया और सारे लोग आ गए, तो वो कहते हैं कि जो फॉर्च्यूनर वाला बाबू है वो हम पर भी जरा ध्यान देते, हम भी गरीब लोग हैं। तो दोस्तों विजय वहां भी जाता है और फिर वहां जाने के बाद वही सब कुछ करता है जो कि अब तक वो करते आ रहा था। लगातार वो अपने पैसे को बेधड़क उड़ाए जा रहा था और जिस जगह बिना सोचे लोग कुछ पैसे देने से पहले सोचते थे, वहां वो 10-20 हजार रुपए बस ऐसे ही हवाई देते जा रहा था। ऐसे जब उन्होंने उससे महिलाओं ने, उस लड़कियों ने, ऑर्केस्ट्रा वालों ने कहे तो उन पर भी वो 10-20 हजार रुपए लुटा देता है। वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो उनसे दुआ भी देती है। और उसके बाद ये होता है कि चलिए अब शादी का प्रोग्राम है। तो विजय जब शादी करने आता है तो उसके साथ ब्रजेश भी आ जाता है और कुछ और बड़े बुजुर्ग जो थे वो भी, जिनके देखरेख में शादी होनी थी, जो जिम्मेदार लोग थे, वो भी कुल मिलाकर 8-10 लोग आ जाते हैं। और घर के बीच में आंगन था और आंगन के बीच में ही मंडप लगा था और वहीं पर बाइज्जत सबको बैठाया जाता है।
लड़की वाले और लड़के वाले दोनों तरफ के लोगों को वहां बैठाया जाता है और विजय के लिए भी एक चेयर लगा दिया जाता है। वो बोलता है कि भाई मैं तो किनारे ही बैठूंगा। दोस्तों वो एक किनारे अपनी चेयर लेकर बैठ जाता है। वो वहीं बैठता है जहां पर वो मंजू थी, जो कि एक विधवा भाभी थी। वो भी एक पीढ़ा लगाकर वहीं पर बैठी हुई थी। अब शादी की रस्म शुरू होती है, लेकिन जितने भी सामान थे, जितनी भी जिम्मेदारियां थी, अगरबत्ती कपूर से लेकर दूध दही तक जो कुछ भी था, सारी जिम्मेदारी जो थी वो मंजी के ऊपर थी। कुछ भी घटता तो लोग उसी से मांगा करते थे और वो जल्दी से लाकर दिया करती थी। सारा कुछ उसी के ऊपर दिया गया था। इसके अलावा जो रिश्तेदार थे, किसी के सोने की व्यवस्था नहीं है, तो वो भी वो उसी से आके बोलता था कि अरे जरा सोने की व्यवस्था कर दे। वो उनका भी इंतजाम किया करती थी। कोई आता बोलता कि भाभी एक प्लेट खाना ले आइए, हमने खाना नहीं खाया, उनको वो खाना तक ला कर दिया करती थी। कोई आता अपने बच्चों को लेकर कि ये रो रहा है, कुछ खाने को रखी हो तो दे दो, उसको भी वो खाना पीना देती। उसने एक कमरे में जितने भी प्रकार के खाने बने थे, उसने सारा थोड़ा थोड़ा मंगा कर रख लिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर किसी को कुछ जरूरत पड़ेगी तो वो मेरे ही पास आएगा। तो ये सब उसी की ही जिम्मेदारी थी। तो सब कुछ लाकर वो दे रही थी। और उसी आंगन में जो उसकी सास थी, यानी कि जो लड़की की माँ थी, वो भी बैठी हुई थी। उसकी और दो छोटी छोटी नंदी थी, वो भी वहां पर बैठी हुई थी। उसका देवर था, वो भी वहीं पर बैठा हुआ था, और बाकी सारे रिश्तेदार की जो महिलाएं थी वो भी बैठी हुई थी। लेकिन और किसी को किसी काम से कोई मतलब नहीं था। सारा कुछ जो था वो मंजू ही देख रही थी। अब दोस्तों विजय उसको देखता है कि ये काफी परेशान है, ये इतना काम कर रही है। फिर जो है वो उससे कहता है कि आपने खाना खाया? तो वो कहती है कि नहीं, मेरा क्या, मैं तो बाद में भी खा लूंगी। तो वो बोलता है कि कब खाएंगी? अब वो ज्यादा बातचीत करना नहीं चाहती थी, तो वो चुपचाप बैठ जाती है और कोई जवाब नहीं देती है। तो फिर विजय कहता है कि मैंने भी नहीं खाया। तो वो कहती है कि आपने क्यों नहीं खाया? तो वो कहता है कि इसलिए कि मुझे मौका ही नहीं मिला खाने का। मैंने सोचा कि जब दूल्हा खाएगा, जब मेरा दोस्त खाएगा, तो मैं उसी के साथ खा लूंगा। अभी तक तो उसे ही खाना नहीं मिला, तो मैं कैसे खाऊंगा? तो वो बोलती है कि वो तो, उनकी तो शादी हो रही है और उनको तो शादी होने के बाद ही खाना मिलेगा, यानी कि अब उन्हें तो कल ही खाना मिलेगा। तो इस तरह तो आप भूखे रह जाओगे। तो वो बोलता है कि भाई ऐसी अगर बात है तो मुझे तो भूखा ही रहना पड़ेगा। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं लाती हूँ, तुम खा लो। तो वो कहता है कि मैं कोई घराती हूँ क्या जो आप मेरे लिए खाना लाओगी? मैं आपके घर का थोड़ी हूँ। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप मुझे दोनों ही तरफ के लगते हो, घराती भी और बाराती भी। तो वो बोलता है कि किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? तो महिला कहती है कि क्या बुरा लगेगा, आप दूल्हे के दोस्त हैं और हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज है कि हम आपकी इज्जत करें, तो इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। फिलहाल मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। अब दोस्तों उठती है और एक थाली में बहुत अच्छे से सब कुछ परोस कर लाती है और उसके बाद उसे स्टूल पर रख देती है। वो स्टूल उसके सामने कर देती है। अब जब सारे लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो विजय को खाना मिल रहा है, तो ब्रिजेश जिसकी शादी हो रही थी, वो कहता है कि क्या भाई अकेले अकेले? तो वो कहता है कि क्या करूँगा, तुम्हारे चक्कर में तो मुझे भी भूख भूख से चक्कर आ रहे हैं। अब अगर तुम्हारा मन है तो आओ खा लो, बाद में शादी कर लेना। तो वो कहता है कि भाई खाओ यार, मेरे नसीब में क्या खाना है। तो बोलता है हाँ भाई, तुम्हारे नसीब तो खराब ही है, चलो नसीब को बदल लेते हैं। अब सारे लोग इस बात पर हंसने लगते हैं। उसके बाद फिर अब वो खाने लगता है। लेकिन अब चूंकि बगल में जो मंजू थी वो बैठी हुई थी, तो उसे ही इशारे में वो कहता है एक निवाला तोड़ के कि लो तुम भी खा लो। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, वरना मुझे नींद आने लगेगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं, खा लो। अब दोस्तों वो उसके मुंह की तरफ हाथ कर रखा था। वो सोचती है कि अगर कोई देख लेगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। दोस्तों अब वो खा लेती है और उसके बाद ऐसे करके वो एक दो नवाला उसे खिला देता है। अब जहाँ विजय को मंजू से प्यार हो जाता है, वहीं मंजू को भी विजय से कुछ अपनापन महसूस होने लगता है। वो दोस्तों उसकी तरफ देखती है और वो उसकी तरफ देखता है, और इस तरीके से इधर शादी की रस्म चल रही थी, कॉफी चाय वगैरह सब कुछ बन रही थी। अब दोस्तों वो लड़के भी वहीं पर थे जिनसे कुछ देर पहले विजय की झड़प हुई थी। तो उनमें से एक लड़का जो है, वो इनके ऊपर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए था। वो जो है मोबाइल से ना जाने कैसे उनकी फोटो खींच लेता है कि जब विजय जब है जो है वो जब मंजू को खाना खिला रहा था, जब उसके निवाला मुंह में डाल रहा था, तो वो फोटो खींच लेता है। अब उस वक्त के वो सारे कैमरे में फोटो खींच के हंगामा कर देता है कि देखिए ये क्या कर रहा है और इसकी हरकतें कैसी है। अब दोस्तों जो मंजू थी वो तो डर जाती है। जो विजय था वो कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, खाना ही तो खिला रहा हूँ, कौन सा इन्हें कुछ और कर रहा हूँ। अब सारे लोग जो है वो भड़क जाते हैं। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि भाई ऐसा मत किया करो। लेकिन दोस्तों जो मंजू थी वो उससे शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी, उसे बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। उसकी सास भी कहती है और उसकी जो भी अन्य रिश्तेदार थे, जो भी कुछ लोग आए थे, वो सब उसी की गलती ठहरा रहे थे। अब दोस्तों वो जो है
उसकी जो बनी बनाई इज्जत थी, जो इसने इतना कुछ मेहनत किया था, उस सब पर पानी फिर जाता है। अब फिलहाल इसकी भी बेइज्जती होती है और इसके बाद वो जो है शादी की जो है रस्म उसके इस सब कुछ करने के बाद पूरी हो जाती है और ये सारे लोग वापस बारात में चले जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि यार तुझे इस तरीके से करने की क्या ज़रूरत थी? तो बोला यार कि क्या करूँ? मुझे उसके ऊपर दया लग रही थी, उसने कुछ खाया-पिया नहीं था। उसने बोला कि मैं 2-3 रातों से सोई नहीं हूँ और खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही हूँ, मैं चैन से बैठ भी नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी खिला देता हूँ। तो लड़का जो है दोस्त जो बोलता है कि तुम्हारी वज़ह से उसकी कितनी बेइज़्ज़ती हो गई? तो लड़का पूछता है कि बताओ वो क्या है, कैसी है? तो अब जो लड़का है वो बताता है कि वो मेरी वाइफ की भाभी है। 2 साल पहले इसके भाई ने शादी की और 1 साल पहले उसके रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और तब से ये बेचारी अकेली है। ये बहुत सीधी-सादी लड़की है और अब क्या करे? ये सिर्फ़ हमारी शादी के लिए ही रुकी हुई है। इस शादी के बाद जो है ये अपने घर चली जाएगी, इसके माता-पिता कहीं इसकी शादी कर देंगे। लेकिन बस ये हमारी शादी की वजह से ये इस घर की ज़िम्मेदारियों को उठाकर रुकी हुई थी। तो विजय कहता है कि अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो तू क्या कहेगा? तो दोस्तों वो हैरान हो जाता है। कहता है यार कि ठीक है, मान लिया कि ये विधवा है, लेकिन इससे अच्छी लड़की तो तुम्हें कोई मिल भी नहीं सकती। और अपनी मम्मी से अगर पूछ लो, अगर आंटी मान जाती है, क्योंकि वो मानेंगी तभी तुम्हारी शादी हो पाएगी। तो वो कहता है कि यार वो मान जाएंगी। मैं तुझे क्या बताऊँ कि वाक़ई में वो मुझे बहुत पसंद आई है और मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए जो कि बिल्कुल ज़िम्मेदार हो। और उसकी सादगी देख वो कैसी है, वो चेहरे से सब कुछ उसका बयाँ होता है। तो वो कहता है कि भाई ठीक है, जब मेरी पत्नी यहाँ से चली जाएगी तो मैं उससे बात करूँगा और तेरे और उसके शादी के विषय में बातें करूँगा। यार वाक़ई में वो बहुत अच्छी लड़की है। दोस्तों इसके बाद जूता छिपाई का रस्म किया जाता है। जो सालिया थी वो कहती है कि 51,000 चाहिए। विजेश कहता है कि अरे यार इसे देखकर तुम लोग पैसे मत मांगो, मैं जो है वो गरीब हूँ, मैं इसकी तरह अमीर नहीं हूँ। सालिया कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आपका दोस्त अमीर है तो उसी से पैसे लो। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें इतने पैसे चाहिए तो इसी के जूते चुरा लो। तो वो कहता है कि जूते दुल्हन ये ले जाएगा और पैसे मुझसे लोगे? इस तरह से खूब हंसी मजाक किया जाता है। उसके बाद बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यार कुछ दे लेके खत्म करो इस बात को, क्यों इस सब चीज में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो दोस्तों फिलहाल जो है ब्रिजेश जो है उन्हें 11,000 रुपए देता है और ब्रिजेश के जूते वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन वहां भी जो था विजय उनको वो पैसे दे ही देता है जो वो मांग रही थी, 51,000 रुपए वो उन्हें दे देता है और कहता है कि लो यार तुम लोग खुश रहो इसी में। अब जब बारात बारात में वो आता है तो ब्रिजेश उसे कहता है कि यार तूने इतने पैसे लुटा दिए, ये कोई बात हुई? तो बोलता है यार कि कोई बात नहीं, जो कमाते हैं उसका 10-20% कम से कम तो दान ही करना चाहिए। और ये लोग देख इससे मेरे पैसे पाकर ये लोग कितने खुश हैं। तो कोई बात नहीं, मैंने कोई ऐसे नहीं लुटाए हैं, उनको जरूरत थी तो मैंने उन्हें दे दी, इसमें क्या सी दिक्कत हो गई? अब दोस्तों उसके बाद दुल्हन की विदाई होती है। लेकिन जैसा कि ब्रिजेश ने विजय से कहा था कि वो अपनी वाइफ से बात करेगा, तो वो घर जाकर अपनी पत्नी से बात करता है। दोस्तों उसकी पत्नी का नाम छाया होता है। वो छाया से कहता है कि छाया, वो जो मेरा दोस्त है मतलब कि सारी बात उसे बताता है कि वो शादी करने को कह रहा था, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और शेयर मार्केट का वो एक्सपर्ट है, अकाउंट की उसने पढ़ाई कर रखी है और वो बहुत ही अच्छा लड़का है। महीने में 4-6 लाख रुपए कमा भी लेता है और लोगों को दिल खोलकर हेल्प भी करता है, मदद भी करता है। उसके पिताजी भी अमीर थे, तो खानदानी पैसे भी उसके पास है, उसके पास प्रॉपर्टी भी है और 2-3 कारें भी हैं और उसकी माँ भी बहुत अच्छी है। पिताजी उसके नहीं है अब इस दुनिया में, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। तो भाभी से वो शादी करने को कह रहा था, मंजू उस भाभी से। तो तुम क्या कहती हो इस बात पर? अब दोस्तों जैसे ही छाया ये बात सुनती है वो चिढ़ जाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें शादी करवानी ही है तो आप जो है मेरी जो छोटी 2 बहनें हैं उन्हीं में से एक का करवा दो। भाभी का क्यों इसे करवा रहे हो? वो अपने घर जाएगी, उसके पिता माता उसके जिम्मेदार है, वो लोग उसकी शादी करेंगे। मेरे वो तो मेरे भाई को खा गई। दोस्तों वो उसके बारे में उल्टा-सीधा कहने लगती है। वो कहती है कि अगर शादी कराना हो तो मेरी बहन का कराओ, वरना इस पचड़े में मत पड़ना। अब दोस्तों इतना ही सुनते ही ब्रिजेश चुप हो जाता है। कहता है कि अब इससे ज़्यादा बोलने का मतलब है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी ही शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद करना। वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता है और उसके बाद वो विजय से कहता है कि यार देख ये तो कह रही है कि तू मेरी साली से शादी कर ले। वो कहता है कि यार मैं तेरी साली से शादी नहीं करना चाहता। वो लोग वहीं बैठी थी, एक गिलास चाय तक वो किसी को नहीं दे रही थी। मुझे उनसे नहीं करना है, मुझे तो उससे ही प्यार है और उसे ही करना है। फिर विजय बोला कि तूने अपनी पत्नी को क्या बोला? लेकिन उसने कहा कि मैंने अपनी पति से कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ।
अब वो अपने माता-पिता के घर जाने वाली है। तो उसके घर जाकर ही हम लोग बात करेंगे। अब दोस्तों ऐसा ही होता है, जब वहाँ से मंजू जो है वो अपने मायके चली जाती है, उसके बाद ये जो विजय की माँ थी और इसके जो रिश्तेदार थे, ये लोग जो है वो वहाँ जाते हैं और वहाँ पर वो मंजू का हाथ माँगते हैं विजय के लिए। जब मंजू सुनती है कि ये वही लड़का है, उसी लड़के की ये माँ है, उसी के ये लोग रिश्तेदार हैं, जो मुझसे शादी करने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों वो खुशी के मारे फूट-फूट कर रोने लगती है और उसके बाद क्योंकि उसे भी कहीं न कहीं विजय से प्यार हो गया था। अब दोस्तों उसके बाद जो है वो बात बनती है और इसी साल फरवरी महीने में विजय और मंजू की साधारण तरीके से मंदिर में शादी हो जाती है। अब दोस्तों तब से लेकर आज तक तकरीबन 8-9 महीने हो गए दोनों की शादी को। दोनों ही पति-पत्नी बड़ी ही शानदार लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ज़रा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की कहानियों के लिए। फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख़याल रखें।